जो शख्स अपने जूतों का ख्याल नहीं रख सकता, वो मेरे लोगों का कैसे ख्याल रख सकता है? एक छोटे से गांव में एक मोची रामू रहा करता था। रामू अपने काम में बहुत मेहनती और दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो एक छोटे से घर में अपनी बीवी अनाया और अपनी बेटी एमा के साथ रहा करता था। एमा की मुस्कान पूरे घर की रोशनी थी। वो तीनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते और छोटी छोटी खुशियों में बहुत ही खुश होते। रामू अपने घर को देख अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा करता। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे सुकून जैसी खास नेमत से नवाजा। कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक अनाया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई भी उसका इलाज न कर सका। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। रामू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब किया क्या जाए। एक दिन अनाया की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने एमा को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। अगर मैं चली गई तो तुम कभी किसी से डरना नहीं और एक बहादुर लड़की बनना। अपने बाबा का ख्याल रखना मेरी बेटी। ये बोलकर अनाया ने दम तोड़ दिया। रामू और एमा एक दूसरे के पास बैठे रोने लगे। बाबा, घर में लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। क्या आज मैं जंगल से लकड़ियां काटने चली जाऊं? संभल कर जाना बेटा और अपना ख्याल रखना। जी बाबा, आप परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना बोलकर रामू अपनी दुकान पर चला जाता है। एमा भी अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है और एक दरख्त को देखकर बोली, ये दरख्त तो बहुत ही मजबूत लग रहा है और ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो क्यों ना यही काट लेती हूँ। वैसे भी मुझे पुराने दरख्त काटने में बहुत बुरा लगता है। एमा ने जब कुल्हाड़ी दरख्त पर चलाई, तभी अचानक आसमान में काले बादल आ गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। हर तरफ अंधेरा सा हो गया। अरे, ये बारिश को भी अभी होना था क्या? लकड़ियाँ काटकर घर चली जाती तभी हो जाती। अब क्या ही कर सकते हैं। इतना बोलकर एमा यहाँ वहाँ बारिश से छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र झाड़ियों पर पड़ी। एमा ने देखा कि झाड़ियों में कोई चीज़ चमक रही है। अरे, अगर आसमान में काले बादल ना आते, ये तो मुझे नजर ही नहीं आना था। जैसे ही एमा ने उस चीज को उठाया तो देखा कि वो एक सोने का जूता है। अरे, ये तो एक सोने का जूता है। जरूर ये किसी अमीर आदमी का होगा। लेकिन एक ही जूता यहाँ क्यों है? दूसरा भी यहीं आसपास होना चाहिए। ये बोलकर एमा इधर उधर देखने लगी, लेकिन कहीं भी उसे दूसरा जूता नहीं मिला। कुछ देर ढूंढने के बाद एमा घर आ गई। क्या हुआ बेटी, तुम लकड़ियाँ लेकर नहीं आई? पापा, जब लकड़ियाँ काटने गई तो आसमान में काले बादल आ गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। पापा, आपको पता है, आज मुझे जंगल में एक सोने का जूता मिला। देखें। रामू ने इस जूते को बड़ी ही हैरत से देखा
और कहने लगा, अरे ये तो सच में सोने का जूता है, लेकिन ये जंगल में क्या कर रहा था? जहाँ तक मुझे पता है सोना लचकदार तो नहीं होता, लेकिन ये कोई आम जूता नहीं लग रहा है मुझे बेटा। जी पापा, जब मैंने इस जूते को पहली बार देखा तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। क्या तुम्हें एक ही जूता मिला बेटा? इसका दूसरा पाँव भी वही होना चाहिए था। नहीं बाबा, ढूंढने की कोशिश की थी, मगर वहाँ बस एक ही जूता था। बाबा देखिए, ये जूता टूटा हुआ है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? लाओ बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये ठीक हो जाए। इतना बोलकर रामू उस जूते को ठीक करने लग जाता है। कुछ देर बाद वो जूता ऐसा हो जाता है जैसे वो कहीं से खराब ही ना हो। लेकिन ये जूता जिसका भी होगा वो बहुत परेशान हो रहा होगा। कल जिस जगह से मुझे ये जूता मिला है वो रास्ता गहरे जंगलों से गुजरता हुआ सीधा राजमहल की तरफ जाता है। हो सकता है कि किसी का जूता वहां गिर गया हो और दूसरा जूता आगे किसी जगह पर गिर गया हो, लेकिन ये बात तो तय है कि जिसका भी जूता है वो राजमहल में ही गया है। मैं दूसरे जूते को ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी बाबा। वहीं दूसरी तरफ राजमहल से थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे राजकुमार ज़ियान उदासी में डूबा हुआ खड़ा हुआ था कि तभी वहां पर महाराज एक बाबा जी के साथ आ गए। 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या तुम्हें अब भी याद नहीं तुम्हारे सोने के जूते कहाँ चले गए? बाबा मेरा यकीन करें, जब मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था तो पता नहीं कैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और जब मुझे होश आई तो मैं जंगल में था और फिर दोबारा ऐसा ही हुआ और मेरे दोनों जूते पता नहीं कहाँ गुम हो गए। ये बात सुनकर बाबा जी जो महाराज के साथ आए थे बोले, सच सच बता राजकुमार, जब आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे तो क्या आपके दिल में जरा सा भी इस चीज का खौफ आया था कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, कहीं आप वापस आ ना पाए? बोले। हाँ आया था और तभी ये सब कुछ हुआ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था महाराज कि अगर यकीन डगमगाया तो नतीजा उल्टा भी हो सकता है। अगर तुम अपना काम ना कर सके तो याद रखना ज़ियान, मेरे महल का रुख ना करना। महाराज आप परेशान मत हो, इन जूतों का इस्तेमाल कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इन जूतों का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जिनको वो जूते खुद चुनेंगे, क्योंकि वो सोने के जूते आम नहीं थे, वो सोने के जूते जादुई थे। जो शख्स अपने जूतों का ख्याल नहीं रख सकता वो मेरे लोगों का कैसे ख्याल रख सकता है? ये सुनकर राजकुमार ज़ियान वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ एमा सुबह जल्दी उठकर वो दूसरा जूता ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। चलते चलते एमा को बहुत प्यास लग गई। तभी उसने देखा कि वो जंगल के उस हिस्से में आ गई है जहां कोई आता जाता नहीं। अचानक उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। तभी वो बोली, अरे घने जंगलों में किसी की झोंपड़ी, अगर कोई हो तो उससे पानी मांग लूंगी, चलो देखती हूँ। जब वो उस झोंपड़ी के पास गई तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो बस वही लोग आते हैं जो महल जा रहे होते हैं। बोलो। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, पहले आप मुझे थोड़ा पानी दे देंगे? उस आदमी ने एमा को पानी ला कर दिया। आप कौन हैं और आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ।
पहले मेरी बीवी थी, मेरे बेटे थे, मैं उन सबके साथ रहता था, लेकिन अब मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। तुम बताओ, यहाँ कैसे आई हो? एमा ने उसे वह जूता दिखाया और बोली, ये जूता मुझे जंगल से मिला, मैं इसकी जोड़ी की तलाश में हूँ। वो आदमी फौरन अंदर गया और उसका दूसरा जूता ले आया। ये लो बेटा, ये लगता है इसी की दूसरी जोड़ी है। आपके पास ये कहाँ से आया? बोले। कुछ वक्त पहले मैं जंगल में था, तो वहाँ अचानक ये जूता आ गया और मैं इसे अपने साथ ले आया। लेकिन मैं बूढ़ा आदमी, मेरे किस काम का? ऐसा करो, ये तुम रख लो। ठीक है बेटा। एमा ने वो दोनों जूते लिए और वहां से चली गई। चलते चलते अचानक उसके सामने एक चील आ गई। एमा, तुम सीधा चलती जाओ, ये जूते जिस राजकुमार के हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सीधा चलो, सीधा चलो। एमा बहुत हैरान हो जाती है। अरे अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, रुको। क्या यहाँ सब जानवर ऐसे ही बात करते हैं? रुको, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? अब मैं क्या करूँ? ये तो यहाँ से जा चुकी है। जैसे ही एमा उस चील की बताई जगह पर जाती है, कुछ देर चलने के बाद अचानक उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ी। वहाँ एक राजकुमार बैठे हुए थे। जैसे ही राजकुमार ने एमा को देखा, बोले, जब मैंने इन जूतों की जोड़ी को लिया तो मेरे पास एक चील आ गई और उसने मुझे बताया कि ये जूते तुम्हारे हैं, तो मैं इन्हें तुम्हें वापस देने आ गई। अरे ये तो मेरा जूता है। बात कुछ ऐसे है कि मैं जंगल में अपनी माँ के साथ शिकार कर रहा था और सामने शेर आ गया और माँ ने उस पर हमला कर दिया। बल्कि वो शेर नहीं, एक राक्षस था। वो राक्षस मेरी माँ को अपने साथ ले गया है, लेकिन सिर्फ इन्हीं जूतों से मैं उन्हें बचा सकता हूँ। मगर इन जूतों ने तुम्हें कबूल किया है। क्या तुम मेरी माँ को बचाने में मेरी मदद करोगी? तुम परेशान मत हो, मैं नहीं डरूंगी और महारानी को जरूर ले आऊंगी। जैसे ही राजकुमार एमा को उस गुफा के पास ले गया, एमा बिना डरे उस गुफा के अंदर चली गई। तभी वो राक्षस बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में आने की? मैं महारानी को बचाने आई हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही वो राक्षस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उन जूतों में से एक चमकदार रोशनी बाहर आई और वो राक्षस जलकर राख हो गया। तभी महारानी के कहने पर एमा राजकुमार और महारानी के साथ राजमहल चली गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम्हें इतराज न हो तो मैं तुम्हारी शादी राजकुमार जियान से करवाना चाहता हूँ। क्यों जियान, तुम्हें कोई इतराज है मेरे इस फैसले पर? जी बाबा, जैसे आपकी मर्जी। आपकी मर्जी में मैं खुश हूँ। और बेटा, आपको कोई इतराज तो नहीं मेरे इस फैसले पर? नहीं महाराज, जैसा आप चाहें, मुझे आपके किसी भी फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। इसके बाद वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।